Hello everyone. Welcome to our fifth lecture on fiscal policy, budget and taxation. I'm Shanky Kothari, faculty Indian economy. Just we'll have a quick recap of things we have done till now. In the previous lectures, we have talked about Article 112 known as Annual Financial Statement constitutionally and in layman terms आम भाषा में बजट 6 स्टेप्स क्या थी बजट के पैसेज की उस पर हमने बात करी। फिर हमने देखे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स जिनमें कुल मिलाकर या तो पैसा आता है सरकार का या पैसा वहाँ से जाता है। दीज वर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके बाद हमने बजट को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, आमदनी और खर्चे। आमदनी दैट इज़ रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस दैट इज़ एक्सपेंडिचर। फिर रिसीट्स को हमने 2 भागों में बांटा, मतलब आमदनी को 2 भागों में बांटा। वन इज़ रेवेन्यू रिसीट एंड वन इज़ कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब ऐसी आमदनी जो रिकरिंग नेचर की हो प्लस सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी देनदारी क्रिएट ना करें। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्सेस हैं, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम एक्साइज, इससे कमाई गई राशि। दीज आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में ही नॉन टैक्स से भी कमाई करी जा सकती है, जैसे फीस, फाइन्स, ग्रांट इन एड्स रिसीव्ड बाय इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा। दिस वाज अबाउट द रेवेन्यू रिसीट्स। फिर हमने बात करी थी कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स मतलब ऐसी आमदनी जो सरकार को हो या तो अपने स्वयं के एसेट्स बेचकर या नई उधारियां उठाकर। इन दोनों तरीकों से जो आमदनी होती है दैट इज़ रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल रिसीट्स। फिर वी मूव्ड टूवर्ड्स इसी के साथ हमने कुछ फिगर्स भी देखे थे, जैसे रेवेन्यू रिसीट्स का अगर ग्रॉस आंकड़ा देखें कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार के पास कितने रेवेन्यू के नाम पर रिसीट्स आमदनी अर्जित हो रही थी, वो थी लगभग 28 से 29 लाख करोड़। लेकिन इसमें से लगभग 8 लाख करोड़ नीडेड टू बी गिवन टू स्टेट्स एज पर फाइनेंस कमीशन एंड एज पर ड्यू शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो 28 - 8 राउंड फिगर में हमने देखा था लगभग 20 लाख करोड़ की रेवेन्यू रिसीट्स केंद्र सरकार को अर्जित हो रही थी। फिर हमने कैपिटल रिसीट्स पर बात करी। कैपिटल रिसीट्स मीन्स जो या तो उधारी लेकर या अपने एसेट बेचकर कमाई जाए। इस बजट में सरकार का अनुमान है कि लगभग 10 लाख करोड़ की कैपिटल रिसीट्स अर्जित होगी। इसमें से 8 लाख करोड़ वुड बी थ्रू लायबिलिटीज़, जो कि उधारियां या डेट क्रिएट करके सरकार अर्जित करने वाली है। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स हुई 20 लाख करोड़ की नेट और कैपिटल रिसीट्स हुई 10 लाख करोड़ की। मतलब जो कुल मिलाकर केंद्र सरकार के पास खर्चा करने योग्य आमदनी अर्जित होना है दैट इज़ क्लोज टू अबाउट 20 + 10 30 लाख करोड़। दिस इज़ अबाउट रिसीट्स, आमदनी का पार्ट। फिर हमने बात करी थी एक्सपेंडिचर पार्ट की, तो उसमें हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने जो कंप्लीट कर लिया है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे खर्चे जो रिकरिंग बेसिस पर हों और कोई भविष्य में एसेट क्रिएट ना करें तथा भविष्य में किसी प्रकार की इनकम जनरेट डायरेक्टली ना करें। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रीपेमेंट, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, पेंशन, फॉर एग्जाम्पल ग्रांट इन एड गिवन टू सम अदर फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जाम्पल ग्रांट इन एड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। कुल मिलाकर इस बजट में 2020-21 के बजट में सरकार का अनुमान है लगभग 26 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 7 लाख करोड़ इज टूवर्ड्स इंटरेस्ट रीपेमेंट कॉस्ट। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद हम बात शुरू कर रहे हैं दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि सरकार के लिए नए एसेट्स क्रिएट करते हैं प्लस भविष्य में पीरियोडिकल इनकम यील्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ government is spending 100 crore rupees on building a new road, building a new industry, all this will lead to future income, for direct future income in form of say toll tax, in form of say revenues, profit of industry etc. मतलब क्या, ये ऐसा खर्चा है जिसे करके सरकार भविष्य में इनकम अर्न
कर सकती है. दैट्स वाई दोज एक्सपेंसेस विच लीड टू creation of future income are classified under capital expenditure. इसी के साथ एक और चीज़ वो है लोन्स. फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 100 रुपये का लोन दिया है, इस पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 10 रुपये का ब्याज हर साल पे कर रही है, तो ये जो 100 रुपये का लोन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को केंद्र सरकार ने दिया है, दिस 100 रुपीज़ बिकम्स एसेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस पर ये आने वाले वर्षों में आमदनी अर्न करते रहेंगे ब्याज के रूप में. दैट्स वाई लोन गिवन आर ऑल्सो रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. और एक और चीज़ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, दैट इज़ जब केंद्र सरकार ने कुछ लोन लिया हो किसी विदेशी कंपनी से, विदेशी संस्था से, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या किसी इन केस किसी राज्य सरकार से, ये जो लोन स्वरूप केंद्र सरकार ने राशि ली थी, इस राशि पर केंद्र सरकार वुड बी पेइंग इंटरेस्ट. दिस पेइंग ऑफ इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमने देखा, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा पार्ट है. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब केंद्र सरकार वुड ऑल्सो बी पेइंग बैक द प्रिंसिपल विच इट हैड टेकन. ये जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट है, इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. द रीज़न इज़, ये जो प्रिंसिपल लोन के स्वरूप में लिया गया था, ये एज्यूम कर लिया जाता है कि इससे कोई एसेट ही क्रिएट करा गया होगा, क्योंकि अगर सरकार लोन ले रही है तो इट इज़ फॉर कैपिटल क्रिएशन. तो जब ये प्रिंसिपल वापस करेंगे, इस लोन का प्रिंसिपल वापस करेंगे, तो इट वुड बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन इस लोन पर जब भी ब्याज का रीपेमेंट होगा, इट इज़ रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब ब्याज पेमेंट से आप कोई एसेट आपके देश में क्रिएट नहीं करते, आप प्रिंसिपल से क्रिएट करते हैं. So this is about capital expenditure. In this budget 2021, government has estimated that about 4 lakh crores of capital expenditure would be done. तो कुल मिलाकर सरकार के खर्चे कितने अनुमानित है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 26 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 लाख करोड़, मतलब 30 लाख करोड़. जस्ट कंपेयर इट विथ दी एक्सपेक्टेड रसीट की आमदनी कितनी अनुमानित है. That is, revenue receipt is about 20 lakh crore and capital receipt is about 10 lakh crore. That is 30 lakh crores. तो जो आमदनी है, चाहे उधारी लेकर हो, that is 30 lakh crore, और जो खर्चे हैं, that is 30 lakh crore. That is, government has balanced its income and expenditure part. You might be गेटिंग कन्फ्यूज कि क्या फिर सरकार कोई घाटा रन नहीं करती. हम तो न्यूज़ में कई बार सुनते हैं कि गवर्नमेंट रन्स डेफिसिट्स. वेट फॉर इट, गवर्नमेंट इज़ रनिंग अ डेफिसिट. हम जब डेफिसिट्स वाला पार्ट देखेंगे तब उस पर बात करेंगे. सो जस्ट हैव अ लुक एट द स्लाइड रनिंग बिहाइंड मी. यू माइट बी एबल टू सी ऑल द बॉक्सेस. द लाइट ग्रीन बॉक्सेस आर द पार्ट ऑफ रिसीट्स, की आमदनी का पार्ट है, और जो डार्क ग्रीन बॉक्सेस हैं या ब्लैक अपीयर जो हो रहे हैं, दीज आर पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. रिसीट्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, रेवेन्यू और कैपिटल. रेवेन्यू रिसीट्स देखेंगे केंद्र सरकार की, तो नेट रिसीट है 20 लाख करोड़, और उसी के पास में आप कैपिटल रिसीट देखेंगे तो दैट इज़ 10 लाख करोड़. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 26 लाख करोड़ और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 लाख करोड़. तो यू कैन सी थिंग्स हैव गॉट बैलेंस्ड. Please have a look at this figure and just recall all the things I have explained. I have summarized the whole 5 lectures in this one boxed figure. Please pause the video and have a look at it. Try to recall every term which we have discussed. Exact figure नहीं याद रखने, round about figures याद रखने, क्योंकि this makes your understanding better. दूसरी बात, जब मेंस में अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना होगा तो यू कैन यूज़ दिस फिगर्स. कैसे? से इफ़ यू वांट टू से कि गवर्नमेंट इज़ मिसमैनेजिंग इट्स फाइनेंसेस, तो ये आपका ओपिनियन है. जब तक आप इसे फैक्ट से सब्सटेंशिएट ना करेंगे, इस ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है. तो हाउ कैन यू सब्सटेंशिएट कि गवर्नमेंट इज़ मिसमैनेजिंग इट्स फाइनेंसेस? यू कैन से कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिससे भविष्य में कोई इनकम नहीं होनी है, वो तो 26 लाख करोड़ है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे भविष्य में इनकम हो सकती है, दैट इज़ बेयरली
4 lakh crore. That's why I'm saying please remember all these figures in round figures. You need not remember these in एग्जैक्ट नंबर्स. दूसरी बात, इन फिगर्स को हम वापस से एक बार और देखेंगे जब हम डेफिसिट्स पढ़ेंगे. इन फिगर्स के साथ डेफिसिट्स पढ़ना काफ़ी आसान होगा. So this is about the receipts and expenditure part of the budget. We are moving towards uh, a few miscellaneous topics related to receipts and expenditure only. One is, you might have heard of 5-year plans. Now what is 5-year plans? When India became independent, the model of planning so adopted was कि हर 5 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक प्लान बनाती थी और उसी के अनुरूप अपने खर्चे करती थी. यही कहलाने लगा 5-year प्लान. और क्या डिटेल है, हम एक बार इकोनॉमी के कंसेप्ट थोड़े समझ लें, फिर हम 5-year प्लान्स को एक एक करके डिटेल में देखेंगे. पर फिलहाल इतना अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है ये वाला कंसेप्ट समझने के लिए. नाउ जो 5-year प्लान्स बने उनमें जो खर्चे अलोकेट कर दिए जाते थे दैट केम टू बी नोन एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर. और ऐसे जो भी खर्चे जो 5-year प्लान के बाहर होते थे, दीज वर नोन एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, प्लान्ड एक्सपेंडिचर आमतौर पर क्या होते थे? नए स्कूल का बनना, नए हॉस्पिटल का बनना, नए रोड हाईवे का बनना. दीज आर पार्ट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर. लेकिन इनके जो मेंटेनेंस का काम है, दीज बिकेम पार्ट ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. जो सैलरीज पेंशन के खर्चे हैं, ऑल दीज वर कैटेगराइज्ड अंडर नॉन प्लान्ड. ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता था कि आपको प्लान्ड और नॉन प्लान्ड के बीच में डिस्टिंक्शन देना है. इट वॉज अ इनोवेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दोज टाइम्स कि हम प्लान्ड खर्चे और नॉन प्लान्ड खर्चे अलग अलग बताएंगे. वॉट started happening over the years कि जो प्लांट खर्चे हैं, these were having very good optics कि सरकार अगर अपने प्लांट खर्चे दिखा रही है तो ये बहुत अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता था जनता के सामने कि सरकार तो नया हाईवे, नया रोड, नया हॉस्पिटल, नया स्कूल कंस्ट्रक्ट कर रही है. लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक एसोसिएटेड था कि अपने प्लांट खर्चों में बढ़ोतरी करते गए, लेकिन जो नॉन प्लांट खर्चे हैं, जैसे जो नया हाईवे बनाया है उसका मेंटेनेंस, जो नया स्कूल खोला है उसमें टीचर्स की सैलरीज़, जो नया हॉस्पिटल खोला है उसमें नर्सेज, उसमें डॉक्टर्स की सैलरीज, दीज वर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. दीज वर नॉट कंसिडर्ड एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर. सरकार प्लान्ड एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करती गई, लेकिन नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में उस स्तर से बढ़ोतरी नहीं हुई. नतीजा ये हुआ कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कि बहुत ज़रूरी थे प्लान्ड एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए, वो स्टार्टेड गेटिंग नेग्लेक्टेड. एंड ओवर द ईयर्स प्लान्ड पर तो खर्चे बढ़ते गए, नॉन प्लान्ड पर उस गति से खर्चे नहीं बढ़े. टू रिमूव दिस परसेप्शन कि प्लान्ड अच्छा है और नॉन प्लान्ड बुरा है, फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिश्ड presenting प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट हेड्स, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं नहीं लिखा था. व्हाट गवर्नमेंट डज इज इट डज गिव द डिटेल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर प्लीज़ गो थ्रू दिस स्लाइड. जैसा कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि खर्चे 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल. फिर चाहे वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर ही क्यों ना हो, सरकार उसे 2 भागों में बांटती थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये क्या है हमने देख लिया है. प्लान्ड और नॉन प्लान्ड खर्चे क्या हैं ये भी हमने देख लिया है. वैसे 2017 को 12th 5-year प्लान, जो कि भारत का लास्ट 5-year प्लान था, दैट ऑल्सो हैज़ एक्सपायर्ड. दैट्स वाई वी आर नो मोर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. फाइन. मूविंग फॉरवर्ड, दिस आई हैव एक्सप्लेन कि 5-year प्लानिंग from 2017-18 they have dropped the distinction between planned and non-planned expenditure. एक और मिसलेनियस टर्म देखते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम. देयर आर मेनी हेड्स इन इंडिया, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, which under constitution are part of state government, but
to bring a sort of efficiency, equality among states regarding these agriculture, police, state subjects, etc. Central government also comes out with schemes regarding these topics. तब सेंट्रल गवर्नमेंट गिव स्टेट गवर्नमेंट एन ऑप्शन कि वी आर स्पेंडिंग से 50% on smart cities, city development, urban development is job of state government, but central government says कि हम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा होगा. इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट रिमेनिंग 50% एंड वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट इन योर state. Such schemes where center and state contribute jointly are known as centrally sponsored scheme. Okay, then there are central sector scheme, means these are those schemes where 100% funding is provided by central government. For example, our subsidy on LPG or Ayushman Bharat, subsidy on urea fertilizer, these are central sector schemes because 100% funding is provided by central government. Why we have discussed this thing under budget? Because I just wanted to explain one more thing, what are the various mechanisms through which central government provides funding to state government. एक तो state government का पैसा कमाने का खुद का constitutional अधिकार है, जैसे by imposing state GST, by imposing excise duty on liquor, by imposing sales tax on petroleum products like petrol and diesel. यहाँ पर तो स्टेट गवर्नमेंट्स खुद से पैसा कमाती हैं, लेकिन इसके अलावा there are mainly broadly 4 mechanisms through which state governments get funding from central government. One we have seen is tax devolution, कि जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, बी इट इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स और से सेंट्रल जीएसटी, इन सब में स्टेट गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा बनता है. कितना हिस्सा, ये हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बैठता है, वो डिसाइड करता है. फिलहाल ये फिगर है 42%. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज अर्निंग से 24 25 लाख करोड़, इसका लगभग 42% नीड्स टू बी डिवॉल्व टू स्टेट गवर्नमेंट. जैसे इस साल 8 लाख करोड़ टैक्सेस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी प्रोवाइडिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स. ये पहला तरीका कमाई का स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम देयर ओन टैक्सेस. दूसरा तरीका, फाइनेंस कमीशन ही टैक्सेस के अलावा ये भी बताता है कि कितने अमाउंट की ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी प्रोवाइडिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स. जैसे इस बजट में लगभग 1.5 लाख करोड़ की ग्रांट इन एड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटीज़. दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ अर्निंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स. तीसरा है केंद्र सरकार अपने विवेक पर, अपने डिस्क्रिशन पर स्टेट गवर्नमेंट्स को बजट में ही कुछ पैसा अलोकेट करती हैं. जैसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखा था, ग्रांट टू स्टेट्स में 1.5 लाख करोड़ इज़ ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज़ एंड 0.5 लाख करोड़ इज़ गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एज पर द डिस्क्रिशन, एज पर द विवेक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स. चौथा फंडिंग का पैटर्न है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो कि अभी हमने देखी कि जहाँ पर केंद्र और राज्य मिलकर किसी मुद्दे पर खर्चा करते हैं. तो दीज आर द 4 ways in which state governments get funds from central government. Fine. One last miscellaneous topic that we would be looking at is the expenditure. हमने ये चीज़ वैसे देख ली है, पर एक पीआईबी का बहुत अच्छा चार्ट है, उसे भी एक बार देख लेते हैं कि भारत सरकार जो 1 रुपया कमाती है, मान लीजिए, तो उस 1 रुपये का कमाई का सोर्स क्या है, और इस 1 रुपये जो सरकार ने कमाया है ये कहाँ कहाँ पर खर्च होता है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स, द चार्ट इज़ गिवन. For the 1 rupee that central government earns, the biggest share, that is 20 paisa, the single biggest share, that is 20 paisa, is coming from borrowings. Just remember कि central government, हमने अपने लास्ट उसमें रेवेन्यू रिसीट्स में दिखाया था, ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स थी लगभग
29 लाख करोड़, इसे 28 से 29 लाख करोड़, इसे राउंड फिगर में आप 30 लाख करोड़ ले लेते हैं। 29 से 28 को 30 राउंड फिगर में ले लीजिए। और कैपिटल रसीट्स है 10 लाख करोड़, मतलब 40 लाख करोड़ इज ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ ग्रॉस रिसीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका 20% समवेयर अराउंड 8 लाख करोड़, दैट इज आर बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। ये हमने देखा रेवेन्यू रिसीट्स में कि लगभग कैपिटल रिसीट्स में कि लगभग 8 लाख करोड़ का इंटरनल डेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज द सिंगल इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है कॉरपोरेशन टैक्स और जीएसटी 18% और 18%। और तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है इनकम टैक्स। प्लीज़ ये टॉप 3 सोर्सेज यू नीड टू रिमेंबर। साथ ही टैक्सेस में ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस में देखेंगे तो सबसे बड़ा कमाई का जरिया है कॉरपोरेशन टैक्स, फिर जीएसटी और फिर इनकम टैक्स। प्लीज़ कीप this increasing and decreasing order in your mind, because in prelims they ask and in mains also you can substantiate it. खर्चा कहाँ पर होता है? सिंगल मोस्ट पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू स्टेट्स। लगभग 20%, 8 लाख करोड़ हमने देखा, केंद्र वुड बी ट्रांसफरिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एज इन फॉर्म ऑफ देयर ड्यू ऑफ टैक्सेस। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है इंटरेस्ट पेमेंट, लगभग 18%, 7 लाख करोड़। वी हैव सीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है और राज्य और केंद्र सरकार के लिए दूसरा सबसे बड़ा ओवरऑल एक्सपेंडिचर का हेड है और सिंगल मोस्ट एक्सपेंडिचर का हेड है अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा सबसे बड़ा खर्चा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या है? आई एक्सप्लेन्ड, ऐसी स्कीम्स जिनमें 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। So this is about some miscellaneous topics. In the next class we would be looking at the another topic of deficits. Deficit क्या है? Brief I will be explaining just now और फिर अगली क्लास में से डिटेल में देखेंगे। तो by deficit we mean कि जब सरकार की आमदनी कम हो, बिना उधारी लिए कमाई गई आमदनी कम हो और खर्चे ज़्यादा हों। तो ये जो ज़्यादा खर्चे हैं और आमदनी बिना उधारी लिए कमाई गई आमदनी ये कम है, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसी को हम बोलते हैं डेफिसिट या वित्तीय घाटा। अलग अलग प्रकार के डेफिसिट हैं, उनके अलग अलग डेफिनेशन है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी हैविंग अ लुक एट इट। सो दिस इज इट। प्लीज़ पॉज द वीडियो, when whatever I have said, make a short summary notes of it and keep revising it. Thank you.